और जो जनक थे उन्होंने अष्टावक्र के उपदेश से उसको जी लिया। सभी को जय श्री माता जी। जय जय श्री श्री माता जी माता भैया। जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। हाँ शिल्पा बहन बोलते रहिए, जय श्री माता जी। जो आप हाँ बोलना जी। माता जी। नहीं, हम थोड़ा सा टाइम पास कर रहे थे आपके आने तक। टाइम है क्या पास करने के लिए? मतलब उस समय को भी जी रहे थे। हाँ, दिस इज अप्रोप्रिएट वर्ड कि हम जी रहे थे। हाँ जी। पास करने के हाँ लिए जी। हाँ time। जी। हाँ बहुत से जी। लोगों पे इसलिए हमने होगा, टॉपिक। बहुत से लोगों पे होगा, जी भैया। आप लोगों पे तो नहीं है, एटलीस्ट जहां तक मैं जानता हूँ। अगर जी आप भैया। में से किसी पे समय है टाइम पास करने के लिए, समथिंग इज वेरी सीरियस। कुछ गड़बड़ है फिर। दैट्स ट्रू। दैट्स ट्रू, वो एक थोड़ी सी लैंग्वेज थी। पर हम जी रहे थे। क्योंकि समय है ही कहाँ, मुझको तो दिखता ही नहीं समय। जी। जी भैया। और जब मुझको नहीं दिखता तो मैं समझता हूँ आपको भी शायद नहीं दिखता होगा, क्योंकि सब बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे लगता है कि। सब पर एक। हम बहुत खुश हैं कि आपने हमारी चेतना को उस मार्गदर्शन हमें जो प्रदान किया। मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी, उसमें जो गुरु था वो अपने शिष्य को एक राजा के पास भेजता है और 3 वर्ड्स लिख के भेजता है, केवल मार्गदर्शन करो। तो वो शिष्य रास्ते में, जब वो मन में उलझा होता है और वो रास्ते में उस लेटर को पढ़ के देख लेता है, तो उसको समझ नहीं आता इन 3 वर्ड्स का क्या मतलब है। पर हमने देखा धीरे धीरे आपने हमारा मार्गदर्शन करके रास्ते पे लाके, मतलब हमारा काफी सफर तय हो रहा है नहीं, अच्छे रूप में। मैंने कोई मार्गदर्शन नहीं किया आपका किसी का। मैंने केवल अपनी यात्रा के अनुभव शेयर किए हैं। मार्गदर्शन तो आप सबका श्री माता जी करती हैं। मैं कहीं से कहीं तक कोई मार्गदर्शन नहीं करता आपका। केवल इतना करता हूं कि जो मेरे अपने अनुभव हैं यात्रा के, बस मैं वो आपके साथ शेयर करता हूं। और कभी कभी आप लोगों के जो अनुभव हैं उससे रेजोनेट कर जाते हैं, तो आपको लगता है ऐसा। मैं आपका मार्गदर्शक नहीं हूँ, वो तो माँ ही है। श्री माता जी के अलावा हम सबका कोई ना तो मार्गदर्शक है, ना कोई गुरु है, और ना ही कोई प्रोटेक्ट करने वाला है। वी ऑल आर वन। एक ही स्टेटस में बैठे हैं हम लोग। हम सब क्रूज पर सवार हैं, क्रूज पर। उसका डायरेक्शन एक ही है। ये क्रूज परमेश्वरी की केयर में अपने डायरेक्शन की तरफ चल रहा है, जिधर इसे जाना चाहिए। तो ये है हकीकत शिल्पा बहन। आप सभी को दे दूं क्या गुड विशेस स्वाधीनता दिवस की? हैं स्वाधीन आप अंदर से? दूं क्या, या अभी रुक जाऊं, अगले साल तक का प्रतीक्षा करूं? चलो कोई बात नहीं, दे ही देता हूं। आप सभी को स्वाधीनता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और झांक के जरूर देख लेना, स्वाधीन है ना अंदर से। बाहर से स्वाधीन। थोड़े थोड़े हैं, अभी थोड़े थोड़े चल रहे हैं, थोड़ी थोड़ी कंडीशनिंग्स अभी हैं। पर वो बहुत मुश्किल से झड़ रही हैं। देखिए, परतंत्रता एक ही मायने में हो सकती है, बाकी सब स्वतंत्रता का हिस्सा है। आप अगर अपने अंदर झांक कर देखेंगे, तो आप अगर देखेंगे कि आप मन की किन्हीं चीजों के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो कहीं ना कहीं परतंत्रता का अभी भी गुंजाइश है। परतंत्रता आज भी है, अभी भी स्वतंत्रता में थोड़ी सी कमी है। यानी कि मन आपको दंश मारता है और प्रभावित हो जाते हैं आप, बस ये कहने का मतलब है। मन रूपी नाग दंश मारता है और आप प्रभावित हो जाते हैं। अगर ऐसा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं अभी थोड़ी परतंत्रता मौजूद है, अभी पूरी स्वतंत्रता नहीं है। पूरी स्वतंत्रता का मतलब है
मन मुक्त चेतना, यही स्वतंत्रता है। कौन है स्वतंत्र? जिनके ऊपर मन का प्रभाव नहीं है। और प्रभाव आ रहा है तो अभी कंडीशनिंग है दासता की, मन की दासता की कंडीशनिंग अभी भी कायम है। तो इसीलिए पूछा था ना, दे दूं क्या गुड विशेस? पर दे इसलिए दी कि थोड़ी सी एक इंस्पिरेशन बनी रहे कि हाँ अभी है, कोई बात नहीं, अगले साल तक का तो हो ही जाएगा काम। तो देखते हैं 15 अगस्त तक क्या हम सब 100% स्वतंत्र हो पाते हैं। देखो कितना लंबा टाइम है, 365 दिन का टाइम है, कोई कम भी पीरियड नहीं है। ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फोकस करने की जरूरत है खाली। तो ये स्वतंत्रता बहुत आनंददायी है। मन मुक्त चेतना, कैसा महसूस होता है ना जब ये कहते हैं मन मुक्त चेतना। भैया ऐसे तो अच्छा महसूस होता है, पर जैसे कोई चीजें हैं लाइफस्टाइल में, एक्सरसाइज करना या ये सब करना, वो अभी ऐसे इतना नहीं कर पाते, तो इसका मतलब अभी भी थोड़े मन के अधीन है। नहीं नहीं, देखो ये आपको, ये तो एक मेंटेनेंस है भाई, शरीर का स्वस्थ रहना और उसके लिए जागरूक रहना, ये एक मेंटेनेंस का पार्ट है। ठीक है। अब मेंटेनेंस के अंदर भी हमारी प्रायोरिटी है। अब जैसे टॉप प्रायोरिटी, हमारी टॉप प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? मानव जीवन में सबसे पहली प्राथमिकता क्या है जानते हैं? स्वास्थ्य के प्रति, हेल्थ नंबर 1 पे है, टॉप पे सबसे बड़ा कर्तव्य है शरीर के प्रति कि ये स्वस्थ रहे। क्योंकि ये किसका गिफ्ट है? ईश्वर का। ये जो शरीर है ये सर्वोत्तम रचना है परमात्मा की। तो इसकी मेंटेनेंस और इसका रख रखाव ठीक ठाक, ये टॉप प्रायोरिटी पे आती है। नहीं, दूसरा, दूसरी टॉप प्रायोरिटी है हमारी, सेकंड प्रायोरिटी है अपने समूह के प्रति, यानी मानवता के प्रति। सेकंड प्रायोरिटी आ गई मानवता के प्रति। नहीं, जी तीसरी, भैया। तीसरी प्रायोरिटी आ गई हमारी इस वसुंधरा के प्रति, धरती के प्रति, जो उसने उन्होंने हमें प्रोवाइड की है। यानी कि पहले, सबसे पहले दिया शरीर, टॉप प्रायोरिटी। सेकंड नंबर पे अपने जैसे मानव, उनके प्रति सेकंड नंबर की प्रायोरिटी। तीसरे नंबर की प्रायोरिटी की जहां ये शरीर रहते हैं उस स्थान के प्रति, थर्ड प्रायोरिटी। और चौथी प्रायोरिटी पे आती है कनेक्टिविटी। कैन यू इमेजिन? अब आप किसी से पर पूछ भैया लेंगे। इसमें ना एक क्वेश्चन है। जी। जैसे जब हमने रियलाइजेशन नहीं लिया था, तब तो ऐसी स्थिति थी, हम कुछ भी खाते थे तो बहुत सारे हेल्थ इश्यू होते थे। हम्म। मतलब पराठा नहीं खाना, मीठा नहीं खाना, ये नहीं खाना, मतलब इतना सब कुछ नाप तोल के चलता था। हम्म। और अभी वापस से ऐसा सोचा जाए, देखा जाए तो मीठा नहीं खाओ, ये कम, चाय कम पियो, या ऐसा करो ऐसा करो। पर अब वो सब करने की मतलब वापस उस स्टेज में तो हम जा नहीं पाते, और पहले से ज्यादा हेल्दी हैं, तो इसको हम क्या मानेंगे? देखिए, पहले से ज्यादा आप हेल्दी इसलिए हैं क्योंकि आपकी चेतना धीरे धीरे मन से मुक्त होती जा रही है। जो सबसे ज्यादा रोगी होता है इंसान, वो मन से बाधित होता है। अगर मन से मुक्त नहीं है तो रोग तो शरीर पे दिखाई देंगे ही देंगे, इसे तो कोई बदल ही नहीं सकता। आप इसलिए हेल्दी हो पा रहे हैं कि मन का प्रभाव घट रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि भाई कुछ भी खा लो फिर कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। बायोलॉजिकल यूनिट का अपना धर्म है। अब आप गाड़ी चलाते हैं, अब इंजन ऑयल की जगह आप उसमें सरसों का तेल तो नहीं डालेंगे ना। लुब्रिकेटिंग ऑयल जो उसके लिए प्रेस्क्राइब्ड है
जो ग्रेड है उसका लुब्रिकेटिंग ऑयल का, वही डालेंगे। ये नहीं कि हमने गोले का तेल डाल लिया इंजन में, सरसों का तेल डाल लिया, ऐसे तो नहीं चलेगा ना। तो ऐसे ही शरीर भी एक गाड़ी की तरह है, इसमें ऐसे ही कुछ नहीं डाला जा सकता ये सोचकर अरे हम तो कनेक्टेड है, हम कुछ भी डाल लो, नहीं। इसका अपना धर्म है। ये 5 एलिमेंट से बनी हुई बॉडी का एक अपना धर्म है। अब इसके लिए बहुत सरल चीज बताता हूं, बिल्कुल सरल चीज। इसमें वो डालो जो प्रकृति ने बनाई है, बस खत्म। मनुष्य का हाथ जिसमें लग गया वो सब खराब है इसके लिए। मनुष्य का हाथ यानी कि मॉडिफिकेशन। अब गेहूं है, ठीक है, गेहूं का आटा बना सकते हैं मशीन से, पर इसको हमने कुछ और कर करा के कुछ और कर दिया, प्रोसेस कर दिया, प्रिजर्वेटिव डाल दिया, तो कचरा हो गया ये बिल्कुल। अब जैसे मैक्सिमम रॉ वेजिटेबल खा सकते हैं, फ्रूट खा सकते हैं, सब रॉ है। जिसमें प्रिजर्वेटिव है वो सब केमिकल है। तो हम ये जैसे रिफाइंड है, रिफाइंड ऑयल है, उसमें प्रोसेसिंग में पता नहीं क्या क्या कचरा होता है उसके अंदर। उसकी जगह मस्टर्ड ऑयल बेटर है, कोकोनट ऑयल बेटर है। ठीक है, जो रॉ फॉर्म में है अपनी, यानी कि उसकी प्रवृत्ति बदली नहीं है, जिस चीज की एज इट इज निकल आया, वो ठीक है, वो ले सकते हैं। बाकी बाकी सारी चीजें जो है ना फिर गड़बड़ हो जाती हैं। अब जैसे इवन मैं कहूं कि कुक्ड फूड भी बहुत बढ़िया चीज नहीं है शरीर के लिए, लेकिन मजबूरी ये है कि हमारे यहाँ सदियों से कंडीशनिंग पड़ी हुई है, गर्म करके ही खाना है, पका के खाना है, उबाल के खाना है, छौंका लगा के खाना है, ये सब टेस्ट वाला मैटर हो गया। लेकिन जितना रॉ फॉर्म में हम इसे दे दें शरीर को, क्योंकि हम भी एक जीव हैं। अब जरा अन्य जीवों को देखो, हम मनुष्य के अलावा जितने भी जीव हैं सब रॉ फॉर्म में भोजन लेते हैं, रॉ। कोई सा भी जीव देख लो आप, एज इट इज लेते हैं, वो जो है वही खाते हैं। लेकिन हम लोग उसमें फ्लेवराइज कर देते हैं उसको, पता नहीं क्या क्या कर करके खाते हैं। तो मैक्सिमम जितना रॉ खा सकते हैं और सिंपल से सिंपल, वो बेस्ट है हमारे शरीर के लिए। अब चूंकि ये टेस्ट जो है ना, ये कंडीशनिंग का पार्ट है। टेस्ट कंडीशनिंग का पार्ट है, क्योंकि हमने टेस्ट खुद डेवलप किए हैं। R&D कर करके इसमें ये मिला के बना दो, इसमें ये मिला के बना दो, इसमें ये मिला के बना दो, लेकिन एक्चुअल में सही नहीं है ये। तो जितना सिंपल पर से भैया सिंपल। इसमें एक डाउट था। जैसे आयुर्वेद वाले कहते हैं कि मान लो आपने पेठा भी बनाया पंपकिन, तो वो पंपकिन वैसे हो सकता है कि आपकी बॉडी के लिए उतना सुटेबल नहीं होगा, पर उसमें मेथी का छौंक लगा दोगे तो उसको संस्कारित कर दोगे, तो उस हिसाब से भी तो हम लोग कुकिंग करते हैं जो अपनी इंडियन कुकिंग है। वो इसलिए किया है ना, देखिए, आयुर्वेद की जो खोज की थी ऋषि चरक ने की थी। चरक जो थे फर्स्ट ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये स्पाइसेस वगैरह का या इन इन सब चीजों की खोज करके बताया कि हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। उसके बाद ऋषि वाग्भट आए, उन्होंने उसमें जो ऋषि चरक ने सिद्धांत दिए उस पे उन्होंने अपने एक्सपीरियंस डाला। तो सेकंड नंबर पे ऋषि वाग्भट हैं, जिनके बेस्ट उन्होंने दिया है शरीर के लिए। इससे अच्छी कोई चीज नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कम से कम हो सकता है। अब वो क्यों किया, अब देखिए इसमें भी मुझे नहीं पता, उनको मैंने पढ़ा नहीं है ना, ऋषि चरक को पढ़ा, वाग्भट जी का भी डॉक्टर दीक्षित जी के माध्यम से सुना है थोड़ा बहुत। लेकिन जहां तक मैं समझता हूँ, जो स्पाइसेस हैं, स्पाइसेस का एक पर्पस रहा इसमें, जहां तक मेरी चेतना कहती है, वो ये है कि हमारा देश जो है ऋतु प्रधान देश है। 5-6 ऋतुएं हमारे देश में चलती हैं। तो जो 3 प्रवृत्तियां हमारे अंदर, 3 नाड़ियों के कारण उत्पन्न होती हैं, वात पित्त और कफ, इसको बैलेंस करने के लिए ही ये जो औषधि औषधि को उन्होंने इजाद किया कि बैलेंस कैसे करोगे। अब बरसात के मौसम में आपने वात वाली चीज खानी है, तो इस औषधि, ये सारे मसाले नहीं है, औषधि है, इस औषधि को आप डालोगे तो वात वाली चीज को भी आप बरसात में खा सकते हो। तो ये बैलेंसिंग के लिए है। लेकिन हम इसे अगर टेस्ट के लिए ज्यादा बना देते हैं, इसमें ज्यादा डाल देते हैं,
तो हमारे लिए पॉइजनस हो जाता है। हमारी जो इंटेस्टाइन है या डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके लिए हानिकारक हो जाता है। जो जो मेरी चेतना कहती है, मैंने पढ़ा कुछ नहीं है, मैं इसलिए पहले ही क्लियर कर देता हूँ, लेकिन जो मेरे अंदर अभी आ रहा है कि स्पाइसेस का जो मकसद है वो केवल एक बैलेंसिंग प्रोसेस के लिए है। तो ये वाली चीज है। लेकिन अब जैसे प्रोसेस फूड जी। आने लगे, अरे ये क्या हो गया इसमें, एक मिनट, गलती से कुछ प्रेस हो गया। ये किसने दबा दिया? मेरे से ही हुआ है, बट आई डोंट नो हाउ। ये क्या कर Just one दिया? 1 second, I'll stop. अच्छा, क्या करना है? हो गया? मैंने कर। अच्छा, कुछ छूने से हो गया। हाँ जी। तो मैं कह रहा था जो प्रोसेस फूड है, जैसे आजकल एक बीमारी लग गई सारी जगह, वो चीज और बर्गर सरगर ये सारे, मोमोज मोमोज, ये तो पॉइजन है लिटरली। हाँ, आप टेस्ट चेंज करने के लिए चख लेते हो थोड़ा बहुत, इट्स ओके। और इसके लिए एक चीज और है, बाहर का आइटम बहुत कम, घर में ना के बराबर, ना के बराबर खाओ बाहर का, बहुत, जब तक मजबूरी ना हो जाए। आपको बता दूं, मैं शादी ब्याह में मैं खाना खा के जाता हूँ। खाना खाया अपना, बाहर चले गए, सबका साथ देने के लिए छोटी मोटी चीजें चख ली बस, सबके साथ में, कोई ये ना कहे भी खाना नहीं खाया। तो जब हम जाते, भी खा के जाते जो पूछते हैं ना उनसे, जिनके यहाँ जाते हैं, हाँ जी खाना खाया, हाँ खा लिया। खाया तो है ही कुछ ना कुछ, झूठ तो है नहीं। और प्लेट तो मैं हैं। उठाता हम ही भी नहीं, प्लेट तो मैं उठाता ही नहीं कभी भी। रेयरेस्ट मोमेंट होता है, या तो किसी वजह से बिल्कुल खाया हुआ नहीं है मैंने, किसी कारण से रह गया है, वरना प्लेट तो मैं उठाता ही नहीं हूँ। तो इसका पर्पस केवल ये है कि ये जो बायोलॉजिकल यूनिट है भगवान ने दी, इसका सम्मान करते हुए इसको वो सारी चीजें देनी है जो इसको मेंटेन करने में मदद कर सके। अब जैसे बहुत से लोग इंटॉक्सिकेंट्स लेते हैं, तो ये तो एक अब्यूज है ना लिटरली। भाई नशा डाल दो इसमें, ड्रग्स डाल दो, है ना, ये तो अब्यूज है लिटरली, इसका अपमान है, इंसल्ट। अब ये तो सारे एक तरीके से जो ड्रग्स हैं, ये तो मैं समझता हूँ कि पेस्टिसाइड जैसे समझ लो इन्हें। अब हम अपने शरीर में पेस्टिसाइड डाल रहे हैं ऑलमोस्ट। अब कोका कोला ही ले लो, ये पेप्सी ले लो, ये सब क्या है, इसके अंदर कचरा पड़ा हुआ है। तो हम खुद ही तो डैमेज कर रहे हैं इसको, क्योंकि हमने कंडीशनिंग अपनाकर इसके अपने टेस्ट डेवलप कर लिए हैं। और टेस्ट ऐसे ऐसे डेवलप कर लिए हैं कि हम बस इसका बिल्कुल इसके हाथ धो के शरीर के पीछे पड़ जाते हैं। कहते हैं ना, हाथ धो के पीछे पड़ गए शरीर के। तो ये चीजें हैं मेन। तो कम से कम जैसे हम गाड़ी में सही ऑयल डालते हैं, अगर उसके पार्ट्स भी चेंज करने हो, हम कहेंगे ओरिजिनल पार्ट्स डालना, खराब पार्ट्स मत डालना। तो इसीलिए शरीर को भी मेंटेन करने की जरूरत है जितना कर सकते हैं। हाँ, जो टेस्ट है वो कंडीशनिंग से आए हैं। अगर टेस्ट ओरिएंटेड है तो 100% कंडीशनिंग का प्रभाव है। तो ये मेन चीज समझनी है, क्योंकि ये अमानत है परमात्मा की। अब क्यों इसकी इतनी जरूरत है मेंटेनेंस की? क्योंकि इसी शरीर में रहते हुए ही आपकी चेतना इवॉल्व हो सकती है, वरना कोई तरीका ही नहीं है इवॉल्व होने का। अब आप देखिए कि बहुत से लोग अगर शरीर से बहुत ही तंग होंगे, तो उनका चित्त तो रोग में और तकलीफ में और दर्द में इसमें ही पड़ा रहेगा सारे दिन। तो इधर क्या खाक तरक्की होगी? इसमें क्या तरक्की होगी? इसीलिए अगर हम इसकी जिम्मेदारी से फ्री हो जाए कि भाई चलो ये ठीक ठाक रहे, तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी तो खत्म हो गई ना। और आपका पूरा का पूरा फोकस आपकी चेतना के उत्थान पे रहेगा। इसलिए इसके प्रति मेरी नजर में सबसे पहला धर्म है ये, शरीर के प्रति सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो चौथे नंबर पे भगवान आते हैं। कोई कहेगा कैसी मूर्खतापूर्ण
बातें करता है ये इंसान। है, भगवान को तो टॉप पे रखना चाहिए। है नहीं बात सही? है ना, उल्टी बात है ना? क्या करूं, कहीं उल्टा तो नहीं पैदा हुआ, मैं सारी उल्टी बातें करता हूं आप लोगों के सामने। सबसे पहली चीज है, अब इसका एक पीछे भी एक लॉजिक को समझने की जरूरत है। हम हैं तभी तो भगवान है, और हम ही नहीं तो भगवान भी कहां से आए? कोई कहेगा भगवान तो पहले से ही है। जाना कैसे आपने? हाउ डू यू कम टू नो कि भगवान पहले से ही है? कैसे पता? जब तक आप अंदर से जागृत नहीं होते, तो भगवान के बारे में तो आप कुछ बोलने के अधिकारी ही नहीं है। बस आप किताबें पढ़ पढ़ के बोल लेते हो, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जानते कहाँ है भगवान को? फिर हम बताओ कैसे जानते हैं हम भगवान को? आज हम कह सकते हैं हम जानते तो हैं भगवान को। जैसे ही हम भगवान की तरफ फोकस करते हैं, हार्ट, सहस्त्रार, पूरे शरीर में झंझनाहट होने लग जाती है। इस आधार पे हम कह सकते हैं हम जानते तो हैं भगवान को। नहीं, अदरवाइज हम नहीं जानते बिल्कुल भी। ये सब बेकार की फालतू बातें होती हैं। हाँ हाँ, भगवान है, ये है, वो है। हम फिर सतही स्तर के लॉजिक दे सकते हैं। सतही स्तर के लॉजिक क्या है? अरे भाई, किसी ने तो बनाई दुनिया। एक वैसे ही एक बहुत ही सुपरफिशियल एक लॉजिक है, हाँ किसी ने तो बनाई है, पर हम जानते नहीं। जब हम जाने, कब जाने? जब पहले की तीन जिम्मेदारियां पूरी कर बैठे, तब जाके चौथे नंबर पे जाने। अब एक बच्चा का जन्म होता है, उसके कान में उसकी मम्मी क्या ये कान में कहती है उससे भगवान है, भगवान है, भगवान से जुड़, भगवान से जुड़, कहती है क्या? पैदा होते ही बच्चे से कहता है? कोई भी, कोई पेरेंट कहते हैं हाँ भाई भगवान? समझाते हो बच्चे को क्या? पैदा होते ही सबसे पहले क्या करते हैं? पहले उसको फीड किया जाता है। अगर बच्चा उस अवस्था में कम्युनिकेट कर सके, तो बच्चा तो यही कहेगा, मुझे नहीं पता भगवान कौन है भाई। हाँ, जो मुझको खाना दे रहा है वो मेरा भगवान है। पहले नंबर पे तो बच्चा यही बोलेगा। अगर लॉजिकली कहते हैं तो हम नहीं नहीं नहीं, लॉजिकली हम ऐसे कह लेते हैं इसलिए क्योंकि खाना दे रहा है। कौन दे रहा है खाना उसको? पेरेंट्स, मदर खास तौर से। तो सबसे पहला भगवान तो मदर है बच्चे के लिए। क्योंकि जब जिस चीज से उसका अस्तित्व कायम रह रहा है, जिस चीज से उसका अस्तित्व मौजूद है या चल रहा है या बना हुआ है, वो तो माँ है। तो पहली भगवान तो माँ हो गई बच्चे की, सबसे पहली भगवान। तो इसी आधार पे, इसी कोरिलेशन में मैं कहता हूं, हम हैं, हमारा अस्तित्व शरीर से अस्तित्व है हमारा। हमारी चेतना भले ही शरीर के अंदर आई, पर हमने सबसे पहले पहचाना किसको? शरीर को। सबसे पहले आइडेंटिफाई किया शरीर को। क्योंकि चिल्लाए बचपन में, पैदा होते ही चिल्लाए किस लिए? भूख लगी है, भूख, खाना दे दो। तो खाने की जो मांग है, फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ अवर ओन ग्रॉस बॉडी। ग्रॉस बॉडी है, भूख के जरिए जाना, पहली पहचान हुई भूख के जरिए। तो सबसे पहला कर्तव्य है जिस उसके प्रति जिसको सबसे पहले जाना। इन्फेंट को माँ का भी पूरा पता नहीं है अभी तक, लेकिन भोजन का पता है और शरीर का पता है। पहली बार जब माँ उसको गोद में लेती है, एक्सटर्नल बर्थ जब उसका होता है, तो सबसे पहले नंबर पे उसे अपने शरीर का पता लगता है, भूख के जरिए, हंगर। तब उसे समझ में आता है कुछ भरना है भाई, कुछ भूख सी लग रही है, तो चिल्लाता है बच्चा। फिर सेकंड नंबर पे आइडेंटिफाई करता है माता को, जो उसका पेट भरने का जरिया बनती है।
तब तक भी उसे पता नहीं चल रहा होता मेरा खाना खिला कौन रहा है। लेकिन जब धीरे धीरे उसको स्मेल को आइडेंटिफाई करना शुरू करता है, मदर की स्मेल को, इतना छोटा बच्चा स्मेल से ही मदर को आइडेंटिफाई करता है। तो इस तरीके से ग्रेजुअली हम धीरे 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 करके, तो इसी आधार पे मैंने कहा तो पहली जिम्मेदारी शरीर के प्रति। जायज है बात? तो सोचो, जी भैया। पहली जिम्मेदारी शरीर के प्रति है, तो कितना इंपॉर्टेंट है शरीर का बने रहना स्वस्थ। क्योंकि इवॉल्व होने में शरीर ही तो मदद कर रहा है, और कौन मदद कर रहा है इवॉल्व होने में? ना माता कर रही, ना पिता कर रहा, कोई मदद नहीं कर रहा है, मात्र शरीर कर रहा है। तो दूसरे नंबर पे क्या बताया था, याद है? सेकंड प्रायोरिटी मानवता। मानवता के लिए। मानवता। क्योंकि मानवता। जैसे हम हैं वही दूसरे भी वही हैं, जितना हम अपने लिए कर रहे हैं दूसरे भी वही हैं जो हम हैं। जो दूसरे हैं और हम में कोई अंतर है नहीं। तो सेकंड प्रायोरिटी आ गई ह्यूमन के लिए, मानवता। तीसरी प्रायोरिटी जहां हम रहते हैं। तभी तो मैं अक्सर कहता हूं, अरे मूर्खो, इस धरती को नष्ट मत करो विकास के नाम पे। हैं पगलाए गए साइंटिस्ट पगलाए हुए हैं, बम बना रहे हैं। क्यों नष्ट कर रहे हो भाई धरती को? कहाँ जाओगे, कहाँ रहोगे? तीसरी प्रायोरिटी धरती के लिए है। और जब हम आराम से रह पा रहे हैं तब हमें होश आता है, अरे भाई कौन है जिसने हमें यहाँ रखा। अब हमें याद आती है भगवान की। और पांचवी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या आती है, पांचवी प्रायोरिटी क्या है? कि भगवान से जुड़े, पहले जुड़ गए, अब जुड़ने के बाद जो वो हमें अंदर से बता रहे हैं उसके अनुसार इस धरती पर कार्य करें। तो ये फिफ्थ रेस्पॉन्सिबिलिटी या फिफ्थ प्रायोरिटी आ जाती है, ये वाली। छठे नंबर पे जाके आती है प्रायोरिटी किस चीज की? परिवार। सिक्स्थ नंबर पे फैमिली। मानवता रहेगी तभी फैमिली की बात होएगी ना। पहले मानवता, फिर फैमिली, फिर अपना कस्बा, शहर, प्रदेश, देश और विश्व। वसुंधरा अलग है, विश्व अलग है, ध्यान रखना। वसुंधरा अलग है, विश्व अलग है, मिक्स मत कर देना। और फिर क्या? एक कोऑर्डिनेशन, कि वसुंधरा पे ऐसे कार्य हो जो वसुंधरा को कष्ट ना हो, और ऐसे कार्य हो मानवता के, मानवों के भीतर प्रकाश आना शुरू हो जाए, जिससे उन्हें भी ये वाली बातें समझ में आने लगे। यानी कि एक्सपेंशन, इस चीज की जागृति को, आप जागृति को स्टेब्लिश करना जो सुपात्र हैं उनके भीतर में। तो ये कितनी हो गई चीजें प्रायोरिटी? 6 हो गई या 7 हो गई? सातवीं सेवन। प्रायोरिटी हो गई, सात, सेवंथ हो सात गई। और 8वें नंबर पे आते हैं आपके शौक। आप कहते हैं ना शौक। अब क्या होता है, लोग शौक को टॉप प्रायोरिटी बना लेते हैं, मुझे आश्चर्य होता है। देखा है जी, हमें तो बड़ा शौक है, उसे नंबर 1 पे, बाकी सब चीजें छोड़ छाड़ के बैठ गए। शौक आता है 8वें नंबर पे जाके। ठीक है, शौक में बुराई नहीं है, पर उसकी प्रायोरिटी 8th नंबर पे है। डिजायर, ये सब बात की चीजें हैं। लेकिन आज मानव दुखी क्यों है?
उसने प्रायोरिटी पहले डिजायर की टॉप प्रायोरिटी रख ली, हो गया सारा गचड़ बचड़ हो गया, सीरीज ही गड़बड़ा गई, तो वो खुश तो कभी रह नहीं सकता जिंदगी में। अगर इस सीक्वेंस में अगर आप देख रहे हैं, चल रहे हैं, तो बात बन जाएगी। अब डिजायर को पहले रख दिया तो पहले ही इम्बैलेंस शुरू हो गया। ये मतलब यात्रा ही इम्बैलेंस से शुरू है, फिर कटोरा हाथ में आएगा, श्रीमाता के सामने बैठेंगे, कटोरा लेके बैठेंगे। और कोई अगर मानव इस सीक्वेंस के साथ जी रहा है तो कटोरे की तो उसे कभी जरूरत ही नहीं पड़ने की, जरूरत ही नहीं पड़ने की। डिमांड नाम की तो चीज हो ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल। डिमांड का सीधा संबंध डिजायर से है, डीडी, डी फॉर डिमांड, डी फॉर डिजायर। और उसके बाद तीसरा डी शुरू हो जाता है, डिमांड डिजायर डिप्रेशन। पूरी नहीं हो रही तो डिप्रेशन। फिर कहेगा ओहो मेरी जिंदगी में बड़े दुख हैं भाई, बहुत परेशान हूं मैं। तो परेशान कहाँ है तू? नहीं बहुत परेशान हूं, ये नहीं फलाना ढिमाका। तो ये स्थिति दुर्गति वाली है। तो संसार में मानव अपनी दुर्गति खुद करा रहे हैं, कोई और जिम्मेदार नहीं है इसके लिए। कभी फिर वो अपने किसी रिश्ते को दोषी मान लेंगे, कभी पड़ोस को रिश्ते दोषी मान लेंगे, कभी कहीं कभी कहीं, एक दूसरे पे दोष डाले जाएंगे। पर खुद ही तो दोषी है तू, क्यों रखी भाई इतनी मुसीबत? ये बहुत सुंदर, कि मतलब 8वें नंबर को फर्स्ट नंबर कर दिया, तो हम एग्जैक्टली, जिस रास्ते पे चल रहे हैं और जहाँ है वहाँ कोई मतलब ही नहीं है। वही तो। ना निरपेक्ष तो कुछ भी नहीं बचा, सब जीरो। क्योंकि जैसे ही आप ईश्वर से जुड़ेंगे, आपको कम्युनिकेट करना शुरू करेंगे, ऑटोमेटिकली आप उस तरफ चलने लगेंगे। चलते हुए आप अपनी कोई डिजायर, या कहें कि आप अपना कोई शौक पूरा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर लोग उल्टा करते हैं, डिजायर को टॉप पे, बाकी जाए भाड़ में सारी चीज दुनिया। और उसके बाद जो बाकी चीजें पैदा होती हैं वो और भी खतरनाक है। फिर वो डिस्टॉर्शन, फिर चौथे नंबर पे आ रहा है। जसलीन, पहले नंबर क्या बताया था? डी फॉर डिमांड, डिजायर, डिमांड, डिप्रेशन, डिप्रेशन, डिस्टोर्शन। चौथे नंबर पे आ डिस्टॉर्शन। गया डिस्टॉर्शन। फोर्थ डी आ गया डिस्टॉर्शन। और फिर फिफ्थ डी आया डेंजर, डिस्ट्रक्शन। वेरी डेंजरस। डिस्ट्रक्शन, 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 डिस्ट्रक्शन। डिस्टॉर्शन, फिर डिस्ट्रक्शन। और डी कौन सा होना चाहिए था? डेडिकेशन वाला। वो तो लापता है, डिवोशन, डिसिप्लिन। गायब हो गए अपने आप ही। क्योंकि क्योंकि एट्थ नंबर की चीज को पहले ले आए तो सब गड़बड़ हो गया। अगर ये और पहले हमने नहीं आते तो फिर डेडिकेशन डिवोशन वो सब अपने आप ही आ जाता। इसकी वजह से हम डेड एंड पे आ गए, कुछ नहीं बचा। और डिस्ट्रक्शन के बाद क्या होता है? राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्त है। डेड। वो तो पता भी नहीं और उसके चलता। बाद एक और डी तैयार होता तो है, फिर एक और डी तैयार होता है उसके बाद, डेविल। बिल्कुल गड़बड़। डेविल। तो जो डेविल है वो इस प्रोसेस से तैयार हुए हैं, सोच लो। बाप रे। फिर वो ढूंढेगा, अपने जैसे डिजायर वाले को ढूंढेगा, उसके सर पे चढ़ के बैठेगा, फिर वो फिर उससे पूरी कराएगा वो डेविल। तो डेविल भगवान ने नहीं बनाए, हम कह देते हैं भगवान ने बनाए, लेकिन डेविल ऐसे तैयार होता है। कितने सारे डी का प्रभाव आ गया। बाप रे, पहले एक बार ट्रिपल ए, फिर अभी ये ए ए ए।
डी डी डी। तो ये जागरूकता है। जागरूकता होने के बाद आपकी सारी चीजें ठीक होने लगती हैं। चारों तरफ दुर्गति इसी कारण है कि उन्होंने प्रायोरिटी नहीं समझी, तो कहां से कहां पहुंच गए। मैं कहना नहीं चाहिए, घर घर में हाल देखो। लोग मनुष्य जो मनुष्य हैं, लोग उनके शरीरों की हाल देखना जरा, शरीर कैसे दिख बना रखे हैं उन्होंने, देखें कितनी दुर्गति शरीरों की कर रखी है। मतलब कितनी दुर्गति है, मैं सोच नहीं सकता। कंडम कर रखा है शरीर का। तो ऐसा इंसान जो अपने शरीर की दुर्गति कराता है, वो किसी का भला क्या करेगा, सोचो। कर ही नहीं सकता वो भला किसी का, कहता भले ही रहेगा, वो भला करने योग्य ही नहीं है ना। एक अगर स्वस्थ शरीर है वही तो किसी की मदद कर सकता है। रोगी शरीर किसकी क्या मदद करेगा बताओ। हाँ, वो बात अलग है कि कुछ रोग अलग तरीके से आते हैं, लेकिन यहां मैं शरीर की दुर्गति की बात कर रहा हूं। बेढंगे शरीर देखे हैं, टेढ़े मेढ़े अजीब अजीब शेप वाले शरीर कैसे हैं। वो किसने तैयार किए? वो कोई घर के लोगों ने तैयार थोड़ी कर दिए, वो इंसान ने खुद तैयार किया है अपना। भगवान ने तो ऐसा नहीं भेजा था ना पैदा, जन्म देकर। वो तो हमने खुद बनाया। आप किसी इंसान से रिस्पॉन्सिबिलिटी की उम्मीद कैसे कर सकते हो जो शरीर के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं है? वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या निभा सकता है? क्योंकि उसके अंदर तो फिर वो डिप्रेशन आना ही आना है ना। डिस्टॉर्शन और डिप्रेशन का चोली दामन का साथ है। बस शरीर खराब कर लिया तो डिप्रेशन में ही रहेगा इंसान, वो ठीक रह ही नहीं सकता। क्योंकि अगर शरीर खराब है तो हार्मोन, अच्छे हार्मोन तो रिलीज हो ही नहीं रहे ना। अब बहुत से हमारी सुमेधा बहन बैठी हैं, बहुत से बड़े गर्व से कहेंगे नहीं नहीं हमें थायराइड की प्रॉब्लम है। पैदा तो तुमने ही करी है। जेनेटिकली थायराइड की प्रॉब्लम थोड़ी आई है। भैया छोटे छोटे बच्चों को ऐसे चिप्स और कोल्ड ड्रिंक खरीद के दे देते हैं, चॉकलेट। हम तो बोल बोल के थक जाते हैं लोगों को कि हमारे घर में चिप्स और चॉकलेट प्लीज मत लेके आया कीजिए बच्चे के लिए। बिल्कुल। क्योंकि आजकल लाइफस्टाइल भी वैसा हो गया है ना कि बच्चे उतने फिजिकली एक्टिव भी नहीं है। हम कितना भी कोशिश करें, जैसा हम खेलते थे। हाँ सुमेधा बहन, आप कुछ बोल रहे थे। हाँ जी जी भैया, जैसे बहुत सारे जैसे पैसे वाले लोगों को देखा है कि उनका जैसे अगर कुछ एंटरटेनमेंट हो रहा है, कुछ पार्टी हो रही है, तो बच्चा डिस्टर्ब ना करे तो उसको बोल देते तुम खाओ, तुमको जो खाना है खाओ। और बहुत बार तो देखा है बच्चे इतना ओवर ईटिंग करते हैं कुछ, क्योंकि उनके पास एंटरटेनमेंट का और कोई साधन ही नहीं है, तो वो खाने को ही एंटरटेनमेंट बना लेते हैं। तो बड़ा अफसोस लगता है, छोटे छोटे बच्चों में आजकल मोटापे की समस्या बहुत दिख रही है। बेडौल शरीर, क्या कहानी कहते हैं कि हद से ज्यादा लापरवाही किसकी? परमात्मा की सबसे बढ़िया रचना के प्रति बहुत लापरवाही, टू मच केयरलेसनेस। अब खुद ही सोचिए, अब ऐसे लोगों से आप बात करोगे ना, भाई क्या हो रखा है, नहीं नहीं वो बहुत प्रॉब्लम है बड़ी, मेरे को बहुत जिम्मेदारी है। भाई आपकी जिम्मेदारी पूरी करने की क्षमता आधी से भी कम हो गई, और आप फिर भी ये कह रहे हो जिम्मेदारी निभानी है। वाह, कैसे निभा सकते हो? लेकिन चूंकि कंडीशनिंग डाल रखी है इतनी, और कंडीशनिंग कैसी है? सारे दिन नेगेटिव सोचेंगे। और किसका सोचेंगे? ईगो ओरिएंटेड प्रॉब्लम है 99% सबको। अगर किसी ने कुछ कह दिया है तो मजाल है, 1 महीने तक अगर वो बात अंदर अंदर रखकर उसके ऊपर नेगेटिव थिंकिंग ना की जाए तो बात ही कहाँ रह गई। 1 1 2 2 महीने तक हाथ धो के पीछे ही पड़ जाते हैं कई बार तो।
डॉग्स के अंदर मैंने मैंने डॉग्स देखे हैं, तो मैंने एक प्रवृत्ति देखी उनमें। डॉग्स अगर किसी के साथ आपस में खेल रहे हैं, अगर एक बार लड़ाई हो गई, मतलब ही नहीं, दोबारा दोस्ती नहीं होती डॉग्स की कभी। मैंने नोटिस किया। मैंने कहा बड़े दुष्ट हैं यार, ये तो दोस्ती नहीं करते दोबारा। एक बार अगर लड़ गया ना वो, तो मरते दम तक दुश्मनी है वो। तो ये वाला टेम्परामेंट कुछ मनुष्यों में है। अगर एक बार किसी ने कुछ कह दिया ना, मजाल है वो उसका पीछा छोड़ दे, कहीं ना कहीं, कैसे ना कैसे, किसी ना किसी तरीके से बदला लेके ही रहेगा। लेके क्या रहेगा, वो लेता ही रहेगा बदला। मैंने देखा है ये मनुष्यों के अंदर। ये मुझे लगता है डॉग से आई है ये टेम्परामेंट। पीछे पड़ जाते हैं हाथ धो के कि हमारी ईगो को हर्ट कैसे कर दिया। चूंकि उनकी टॉप प्रायोरिटी थिंकिंग हो गई, किसी की ईगो हर्ट हुई तो उसकी टॉप प्रायोरिटी क्या हुई, रात दिन उसने उसके बारे में ही सोचना है, और यकीनन उल्टा ही सोचेगा। तो जब उल्टा सोचेगा तो पूरा ब्रेन जो है उसका टॉक्सिन्स रिलीज करना शुरू कर देगा, और शरीर को कर लेगा बेढंगा वो। उसी के कारण हार्मोन इम्बैलेंस होंगे। अब अब एक टेक्निकलिटी है इसमें। अगर विशुद्धि, बात ये कहते हैं कि अगर आप अटैच हो रहे हो किन्हीं बातों से, तो हार्मोन, इसका थायराइड तो आना ही आना है। थायराइड का मेन कॉज जो है, शरीर कम है, थॉट प्रोसेस ज्यादा है। और थॉट प्रोसेस कैसा, जो भी लोग निगेटिव थिंकिंग वाले हैं, या तो कोई पास्ट की निगेटिव थिंकिंग करता है या फ्यूचर की निगेटिव थिंकिंग करता है। तो बहन, मुझे भी ऐसा पता लगा कि दो प्रकार के थायराइड होते हैं। एक में इंसान सूख जाता है, एक में फूल जाता है ना। टी से कुछ उसे आइडेंटिफाई किया जाता है, उसको डिनोमिनेट करते हैं। टी। थायरोटॉक्सिकोसिस होता है हाँ। जिसमें इंसान सूख जाता है, वो जनरली राइट साइडेड सिम्टम्स होते हैं उसमें सारे। ओके। और एक हाइपोथायराइडिज्म होता है जिसमें थायराइड हार्मोन ज्यादा बनते नहीं हैं, उसमें सप्लीमेंट देना पड़ता है, उसमें इंसान एकदम लेथार्जिक, सुस्त, डिप्रेसिव, फास्टिस्टिक हो जाएगा ना वो। मोटा, उस तरह का हो जाता है। हाँ। यानी कि एक चिंतित हो गया फ्यूचर के प्रति, और एक पुरानी बातें सोच सोच के हो रहा है। तो अब उसकी टॉप प्रायोरिटी तो सोचना है। शरीर जाए भाड़ में, शरीर का क्या लेना देना। शरीर अगर खराब हो रहा है तो हम तो घर वालों पे एहसान लाद ही देंगे। बड़ी जिम्मेदारी निभाते हैं हम, घर वालों पे एहसान कर देते हैं ना, अरे बड़ी जिम्मेदारी है हमें, शरीर का कहाँ टाइम मिलता है हमें देखभाल करने का। ऐसे आपको सुनने को मिलते होंगे, मैंने तो भैया सुनी ऐसे तो थी। पेरेंट्स को देखा है, उनको अगर समझाने जाएंगे कि आप हेल्थ का ख्याल रखो, बीमार पड़ जाओगे, तो वो इमोशनल ब्लैकमेल करने लग जाते हैं कि हाँ तो ठीक है, मत देखना हमको, मत मत लेके जाना हॉस्पिटल, छोड़ देना मेरे हाल पे। अरे आप, भोग तो आप ही को होगा ना, सामने वाला तो बस सेवा ही कर सकता है थोड़ा, बिल्कुल। ये समझते ही नहीं। हालांकि लापरवाह मैं भी हूं अपने हेल्थ के मामले में, क्योंकि मेरी लापरवाही के कारण कुछ अलग हैं। सोचना नहीं है एटलीस्ट। जो थोड़ा बहुत जानते हैं मुझे नजदीक से, उन्हें पता है मेरी प्रायोरिटी क्या है। तो उसके कारण से जो है, थोड़ी हेल्थ की तरफ से थोड़ी लापरवाही होती है। जैसे कि टाइम पे ना सोना, ये है मेरे साथ इशू। और मुझे खलता भी है कई बार। पर फिर मुझे एक चीज समझ में आती है कि भाई, टाइम थोड़ा कम है और काम ज्यादा है, तो इसलिए भी थोड़ा सा है। और फिर एक बात और भी है कि भाई, अवेयरनेस का लेवल जो है, अगर शरीर चला भी जाएगा तो वो प्रॉब्लम नहीं है कि मेरी जीवात्मा भटकती फिरेगी। उसके बाद के भी टारगेट मुझे मालूम है। भटकने वाली कहानी कोई नहीं है। थोड़ा सा ये अंतर है। हालांकि लापरवाही मैं भी करता हूँ हेल्थ के मामले में, पर कोशिश रहती है मेरी कि अगर थोड़ी सी स्थिति खराब कर ली है, मतलब टाइमिंग खराब कर ली है, तो थोड़ा सा सुधार भी लो। यानी कि बैलेंस करना होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत बढ़िया लाइफ जीता हूँ, लाइफ स्टाइल मेरा बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन जो शरीर की बेकदरी होती है, एटलीस्ट वो वाली बात नहीं है। इतना तो ख्याल कर लेता हूँ कि इसका बिल्कुल
ये चिल्लाना ना शुरू कर दे कि बिल्कुल ही लापरवाह हो गए क्या, मेरा ध्यान नहीं रखोगे। ऐसा नहीं करता, थोड़ा बहुत तो होता है, लेकिन उसके पीछे मेरे अपने कोई संसारिक कारण नहीं है, उसके पीछे कारण दूसरे हैं, और ना मेरे पास सोचने को कुछ है। हाँ, चिंतन चलता है पर सोचने को कुछ नहीं है। ना भूतकाल की सोचने की बीमारी है, और भविष्य की चिंता तो कभी रही नहीं, क्योंकि भविष्य तो कुछ होता ही नहीं। जैसे आपको मैं पहले कई बार ही बता चुका हूं, मैं खाली बोलता ही नहीं, मैं तो जीवन जीता हूं ऐसा। मुझे मालूम ही नहीं, सोचना ही नहीं है कल को क्या होना है। तो ये जो शरीर की टॉप प्रायोरिटी है, इसका बहुत जरूरी है ध्यान रखना। मेरा तो आप सबसे निवेदन है, जो भी यहाँ पर मौजूद हैं या यूट्यूब पर ये बातें सुन रहे हैं, तो बहुत सीरियसली इस चीज को देखना है कि शरीर कम से कम जब तक चेतना इवॉल्व ना हो जाए पूरी तरह, तब तक तो ये चाहिए ही चाहिए। मतलब इट इज इसेंशियल। ये शरीर तब तक के लिए तो चाहिए जब तक पूरी तरह इवॉल्व ना हो जाओ। फिर चाहे टूट फूट के बेकार हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, उसकी फिर कोई समस्या नहीं है। क्योंकि अगर ये पहले खराब हो गया, आप समझना, तो आपकी चेतना उन्नत नहीं हो पाएगी। आप इसी बीमारियों को ठीक करने में ही अपनी जिंदगी भर लगे रहोगे, फिर आप इवॉल्व नहीं हो पाओगे, उसी में अटके रहोगे। आज ये हो गया, कल वो हो गया, आज ये नहीं हो पा रहा, आज वो नहीं हो पा रहा, और ये सारा टाइम इसी में बीमारी में निकल जाएगा। भले ही बीमारियां लग जाएं बाद में, कोई चिंता की बात नहीं। इवॉल्व हो जाओ एक बार, यानी कि मन मुक्त अवस्था में आ जाओ, फिर बीमारियों बीमारियों की परवाह मत करो। फिर तो ये शरीर में आज भी मरेगा, कल भी मरेगा, परसों ही मरेगा, मरना ही है इस शरीर में। लेकिन तब तक इसे बिल्कुल बना के रखना जरूरी है, जब तक चेतना इस लेवल पे ना आ जाए कि आपको मुक्ति की अनुभूति होने लगे, आपकी कोई भी लालसाएं अटकी ना रह जाएं, कोई भी डिजायर का गियर ना फंसा हुआ हो, कोई निगेटिव चिंतन चलना खत्म ना हुआ हो, अभी भी चल रहा हो, तो इसके लिए शरीर चाहिए ही चाहिए, वरना ये जीवन व्यर्थ हो जाएगा। जीवन का और कोई मकसद है नहीं। सबसे पहला मकसद तो इवॉल्व होना है, और इवॉल्व होने के बाद जिम्मेदारी निभानी है इस ग्लोब के प्रति, यानी कि मानवता के प्रति। इस वसुंधरा को हमें एक उपवन में कन्वर्ट करने में कंट्रीब्यूट करना है। तब जाकर हमारा होना, हमारे अस्तित्व की सार्थकता होगी। यदि हमारा कंट्रीब्यूशन है, तभी हमारा अस्तित्व की सार्थकता है, अन्यथा बेकार है। फिर तो जैसे कहते हैं ना, एनिमल जैसी जिंदगी जी के मर के चले गए, कोई फायदा नहीं। कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। इस धरा पर जो भी लोग डिस्ट्रॉय करने में लगे हुए हैं, इसको नष्ट करे जा रहे हैं धरती को, उनके सिस्टम पे काम करने की जरूरत है। जितने भी साइंटिस्ट हैं जो उल्टे सीधे अपना एक्सपेरिमेंट कर करके डिस्ट्रक्टिव आइटम बनाए जा रहे हैं, बॉम्ब्स बना रहे हैं, मिसाइल बना रहे हैं, उनके सिस्टम पे काम करने की जरूरत है। वो सब वसुंधरा के शत्रु हैं। दीज ऑल आर एनिमी ऑफ वसुंधरा। मदर अर्थ के शत्रु हैं, प्रकृति के शत्रु हैं, परमात्मा के शत्रु हैं ऐसे लोग जो बॉम्ब बनाते हैं। हकीकत बता रहा हूं मैं आपको। तो कलेक्टिव जब भी खाली होकर मौका लगता हो, ऐसे लोगों पे फोकस करके टेंशन डालना जरूरी है। ये हमारा कर्तव्य बनता है। और हमें रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होना। हाँ, हमने अटेंशन डाला, अब ये हो जाना चाहिए। ये बहुत ही एक फुलिश आइडिया है कि हम एक्सपेक्टेशन रखें कि ये हो जाना चाहिए, हम काम कर रहे हैं अटेंशन से। अरे हमने तो अटेंशन से कार्य किया और छोड़ दिया, परमेश्वर ही जाने उनकी दुनिया, उनका मानव, उनका विधि का विधान। हमारे हमने अपना कर्तव्य पालन किया, हमारे भीतर आनंद और संतुष्टि का सागर लहराना शुरू हो जाएगा कि वी आर कंट्रीब्यूटिंग। अब जैसे कि ये बिल्कुल ऐसे ही है,
जैसे एक बच्चा बड़ा होकर नौकरी करना शुरू कर देता है, पेरेंट्स पेरेंट्स हैं, मेंटेन कर रखा है घर, या अभी पेरेंट्स ने घर बनाना है, तो कहेगा, मदर फादर से कहेगा, पापा मम्मी, भाई मैं जो कमाता हूँ थोड़ा मेरा भी कंट्रीब्यूशन स्वीकार कर लो इस घर बनाने में, जो खर्चा कुछ मैं भी कंट्रीब्यूट कर दूं। तो बच्चा भी करता है ना कंट्रीब्यूट। अगर घर भी नहीं बनाना तो घर को मेंटेन करने में कंट्रीब्यूट करेगा। जो खर्चा है घर का, उसको चलाने में उसे अच्छा नहीं लग रहा, या वो कमा तो तू रहा है लेकिन कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, उसे अच्छा सा नहीं लग रहा, वो कहेगा ठीक है मेरा भी थोड़ा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो इसी तर्ज पर इस वसुंधरा पर हमारा आगमन हुआ है, तो हमारा भी कुछ कंट्रीब्यूशन होना चाहिए इस वसुंधरा को कायम रखने के लिए। ये इम्पोर्टेंट है। तो ये प्रायोरिटी है ये भी। उसके लिए शरीर चाहिए, शरीर उसके लिए चाहिए। बहुत से लोग शरीर की वैल्यू नहीं समझते, क्या है तो मर जाएगा। अरे ठीक है, मरेगा तो सबका, इवॉल्व तो हो जाओ इस शरीर के रहते हुए। मरने के बाद कैसे इवॉल्व होगे? कोई कोई भी तरीका नहीं है मरने के बाद इवॉल्व होने का। इसको मैं ऐसे जोड़ूंगा, जैसे यंग एज में आप अच्छा धन कमाओ, जब यंग एज होती है ना, तो धन बचाना चाहिए, कमाना चाहिए, बचाना भी चाहिए आगे के लिए। जब ओल्ड होने वाले हो उससे पहले आपको धन को बचाना होता है थोड़ा, ठीक है, ताकि बाद में काम नहीं करना पड़ेगा। जब आपका शरीर काम करने योग्य नहीं रहेगा, तो जो आपने कमाया धन है, जो बचा रखा है, वो आपके काम आएगा, आपके खर्चे चला देगा। तो इसको मैं कोरिलेट ऐसे कर रहा हूं, जब तक ये शरीर है तो कमाई कर लो, जब शरीर नहीं रहेगा तो ये कमाई काम आएगी। क्योंकि धन तो बाद में भी चाहिए, शरीर छोड़ने के बाद। ज्ञान रूपी धन बहुत सख्त आवश्यकता होती है। तो इसलिए शरीर रहते हुए कमाई आत्मज्ञान रूपी धन की करनी ही है, अन्यथा बाद में बहुत कष्ट आएगा। बुढ़ापे में अगर किसी के पैसा ना हो, कितनी बेकदरी होती है, ये देखने की बात है। कई बार बुढ़ापे में देखा है, बहुत से लोग काम करना पड़ता है उन्हें। भगवान ना करे मजबूरी किसी पे आए ऐसी, लेकिन बहुत कष्टकारी है भाई। कई बार मैं बाजार में जाता हूँ, सब्जी वगैरह खरीदनी हो, फल खरीदने हो, तो 99% मैं ढूंढता हूँ किसी बुजुर्ग से खरीदूं। बूढ़ी महिलाएं होती हैं, बूढ़े बुजुर्ग, उनसे खरीदने का प्रयास करता हूं मैं। कोशिश मेरी रहती है जवान बच्चों की जगह बूढ़े वाले लोगों से ज्यादा खरीदूं मैं। लेकिन देखकर बहुत पीड़ा होती है यार, इन्हें इस उम्र में, 70 साल की उम्र में भी सब्जी का ठेला, सब्जी का फड़ लगाना है, ठेला लगा के बैठना पड़ रहा है। पीड़ादायक है। तो ये बहुत समझने की है। ये जो शरीर है ना, इसी के रहते रहते आत्मज्ञान की कमाई करनी बहुत जरूरी है। शरीर के बाद का जो बुढ़ापा है ना, बहुत कष्टकारी होगा अगर धन नहीं हुआ। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए शरीर का महत्व है। शरीर का महत्व भोग करने के लिए नहीं है, क्या भाई संसार भोगना है। अरे वो तो आपका बोनस है, भोग लो। अगर ये 8 प्रकार की प्रायोरिटी आप निभा रहे हो, तो उसे भोगने में भी क्या बुराई है। खूब मजे से भोगो, कौन मना कर रहा है। पर पता लगा प्रायोरिटी भोगना बना लिया, फिर उल्टा हो गया काम सारा। फिर उल्टे बांस बरेली को चल दिए। कहानी खराब है। बहुत से लोग कहते हैं अरे नहीं, हम तो संसार में भोगने के लिए आए हैं। तो बस शरीर के हटते ही फिर धन नहीं होगा पास में, और भीख मिलने की नहीं। आई एम सॉरी, गंदे शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। शरीर छोड़ने के बाद ज्ञान रूपी धन तो होगा नहीं, और उसके बाद भीख नहीं मिलेगी।
भीख भी नहीं मिलेगी ज्ञान की कहीं से। सोचो कितनी दुर्गति होगी, छटपटाते हुए इधर से उधर धक्के खाती रहेगी सोल। इसी कारण से टॉप प्रायोरिटी शरीर की रखी है, क्योंकि ये साधन है उस उस लेवल तक के आत्मज्ञान के अर्जन करने का साधन है। जितने भी सदगुरुज रहे, संत रहे, उन्होंने सिंपल सी एक बात कही, बेटा समय रहते उस चीज को प्राप्त कर लो। अब कबीरदास जी ने इसी बात के लिए तो बोला था, अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। ये इसी बात के लिए कहा है कबीरदास जी ने, अब पछताए क्या होत। यानी कि चिड़िया कहाँ है, कौन है इसमें? काल। चिड़िया है काल। काल रूपी चिड़िया ने जीवन रूपी खेत को चुग लिया है। अब कुछ नहीं होगा, फिनिश, इल्ले। जो साउथ इंडिया में इल्ले को कहते हैं, कुछ नहीं है, खाली हो गए इल्ले। मेरे साथ थे कुछ माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन में, तो उनसे पता लगता था क्या बोलते हैं। मैंने कहा इल्ले इल्ले क्या करते हो यार तुम? कहता है फिनिश, इल्ले। तो फिर कुछ नहीं होगा। ये बड़ा सीरियस मैटर हो जाता है अगर नहीं समझे, अगर नहीं हमने इवॉल्व किया। वे कम से कम जो लोग संसारी है उनका तो कुछ हो नहीं सकता, देखो उनका तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन पीड़ा किनके लिए होगी? जो इवॉल्व होने की तरफ चल दिए और आधे अधूरे रह गए। उन्होंने अपनी प्रायोरिटी कुछ और बना डाली, अपना बस अपने में लगे पड़े हैं कि भाई मन नहीं लग रहा, अब ये कर लें वो कर लें। मन लगाना ही क्यों है? व्हाट फॉर? मन से तो मुक्त होना है, इसे लगाने के चक्कर में क्यों पड़ गए? अगर मन लगाने के लिए लगे पड़े हैं तो फिर तो कंडीशनिंग का शिकार है, क्योंकि मन का मन की तुष्टि कर रहे हैं। तुष्टिकरण की पॉलिसी अगर शुरू हो गई तो फिर क्या? फिर तो फिर फंसे हुए हैं कब्जे में, जाल में फंसे हुए हैं मकड़ी के अभी भी। बहुत से लोग सुनेंगे अरे मन नहीं लग रहा, कंडीशन है इसलिए मन नहीं लग रहा। अरे आत्मा रूपी साथी मिला हुआ है, तब भी मन कैसे नहीं लग रहा? मन का मतलब ही क्या रह गया? अगर आत्मा का एहसास है तो ये शब्द तो कोई बोलेगा ही नहीं कि मन नहीं लग रहा। मन को लगाना भी क्यों है भाई? मन को तो निपटाना है, लगाना थोड़ी है। निपटाना है भाई, इसे फिनिश। ये जो स्टॉक है इसका मन का, इसे तो खत्म करना है। इसके चक्कर में ही तो मुसीबत आई पड़ी है, खाम खा जन्म ले लेके आए जा रहे हैं। मन के चक्कर में पहले ना पड़े होते तो पिछले जीवनों में ही निबट जाते झंझट। यहां तक खींच के ले आए। चलो, करुणामयी माँ ने अवतरण लेकर हमारे चेतनाओं के ऊपर उपकार कर दिया, हमारी सोल्स के ऊपर उपकार कर दिया। पर अब भी इस जीवन में आगे भी हम मन के चक्कर में ही, मन को खुश करने में ही लगे हुए हैं। तो क्या दुर्गति होगी ये कल्पना भी नहीं कर सकते। अरे टाइम है तो अपना समय लगाओ अपनी चेतना पे, अपनी आत्मा पे। एक पल के लिए भी, जैसे कंपास की सुई 24 घंटे उत्तर ही दिखाती है, नॉर्थ को ही दिखाती है, तो हमारी चेतना और चित्त रूपी कंपास लगातार अपनी आत्मा पे, अपनी जीवात्मा पे रहना चाहिए। करते रहो चाहे कुछ भी। यहां मन कहां से आ गया? मन तो है ही नहीं यहां पे। इस लेवल पे, इस प्रोसेस में मन तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। और किसी का मन है तो मामला बड़ा गंभीर है भाई। ये तो मतलब वही बात हो गई कि बॉडी में कहीं एब्सिस है। एब्सिस है, एब्सिस। पस पड़ रहा है। मन का होने का मतलब है पस पड़ा हुआ है चेतना में। इन्फेक्शन है जिसमें पस पड़ा हुआ है।
पस पस रूपी मन अभी है चेतना में, तो एब्सिस होना कोई बढ़िया चीज तो नहीं है ना। और एब्सिस अगर ज्यादा बढ़ जाए तो पूरे पूरे अंग को खत्म कर देती है, अंदर तक चली जाती है फिर वो। अभी तो पता लगा 1 इंच की एब्सिस है, फिर वो 2 इंच की होती है, फिर 3 इंच की होती है, फिर 4 इंच की होती है। मैंने तो ये भी देखा है, एक पूरी बड़ी वाली कॉटन वाली पट्टी अंदर घुस जाती है पूरी। एक अंकल थे, उनके एब्सिस थी, वो पूरी एक इतनी बड़ी बैंडेज अंदर ही घुस जाती थी, बीटाडिन से भरी हुई। ये दुर्गा फिर वो निकाली जाती है 2 दिन बाद, फिर अगली बार भरी जाती है। भगवान, इतनी दुर्गति होती है ना। तो ऐसा ही एब्सिस चेतना में लगा हुआ है, मन रूपी, सोच लो। और मन को खुश करने के चक्कर में लगे हो तो ये बात तो 101% है कि चेतना में बड़ा सा एब्सिस है। आवश्यकता पूरी करने की कोई समस्या नहीं है। ये जो हमारा अस्तित्व है, इस अस्तित्व से जुड़ी आवश्यकताएं इच्छाओं की श्रेणी में नहीं आती, वो एब्सिस नहीं है। अब पानी चाहिए हमें, पानी कोई डिजायर थोड़ी है, नीड है। अन्न चाहिए, नीड है। हाँ, पिज्जा चाहिए तो इच्छा है। हॉट डॉग चाहिए, वो भी इच्छा है। बर्गर चाहिए, वो भी इच्छा है। मोमोज चाहिए, वो भी इच्छा है। चाउमीन चाहिए, स्पैगेटी चाहिए, सब इच्छा है। पास्ता चाहिए, सब इच्छाएं हैं ये। अन इच्छाओं का अन इच्छा नहीं है। हाँ, किसी देशों में, जैसे आप तिब्बत की तरफ जाएंगे, तिब्बत में मैं तिब्बत के लोगों के बीच में रहा हूं। वो थुप्पा करके लिक्विड होता है, एक बाउल होता है, उसके अंदर चौकोर चौकोर मैदा के पीसेस होते हैं, थुप्पा। उनकी तो वो ट्रेडिशनल डिश है। अब जैसे इटालियन है, पास्ता, मैक्रोनी, इनकी ट्रेडिशनल डिश बना रखी है इन्होंने। पर भारतीयों के लिए ट्रेडिशनल डिश नहीं है। इटालियंस के साथ भी रहने का मौका मिला, और पास्ता और मैक्रोनी बहुत खाते थे। हर दूसरे दिन उन्हें यही चाहिए होता था। तो मैं अपने कुक से कहता, भाई तू इनके लिए बना दे भाई, मेरे को तो तू तो ऐसी कुछ सब्जी वब्जी बना दिया कर, मैं कहाँ खाऊंगा पास्ता मैक्रोनी। वो लोग खाते हैं, उनकी ट्रेडिशनल है। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि हमें समझना होगा नीड क्या है और डिजायर क्या है। अगर डिजायर है तो एब्सिस है अंदर, एब्सिस। पक्की तौर से। आप अंदर चिंतन करके देख सकते हो कि मुझे आवश्यकता है या मेरी इच्छा है। और इच्छाएं कहां से आती हैं? वो तुलना से पैदा होती हैं, कंपैरिजन। इच्छाओं का केवल एक ही सोर्स है, कंपैरिजन। आपने इधर उधर गर्दन घुमाई, 2 4 इच्छाएं जन्म ले गई आपकी। तो कैसे चलना चाहिए? जीवन में कैसे चलना चाहिए पता है? वो शादी वाली घोड़ी होती है ना, उसकी आंखों पे ऐसे पट्टा लगा होता है दोनों तरफ, इधर उधर नहीं देखेगी वो, वरना फिर चलने की नहीं, वो अटक जाएगी वहीं। ऐसे चलना चाहिए कि भाई जो लक्ष्य है उधर की तरफ चलना है। इधर उधर देखा नहीं, इच्छाएं पैदा हुई नहीं। श्री और माता जी एक तरीका और बताती थी जी, कि जमीन के सिर्फ 4 फुट तक देखो, उसके ऊपर देखो ही मत, तो कोई इच्छा नहीं आएगी। सिर्फ हाँ 4 फुट तक देखो, सब अच्छी चीजें दिखेंगी। हाँ, वो तो बात है। उन्होंने वो इसको कहा ना कि उनकी बाकी चीजें तैयार ना हो। दूसरा, उन्होंने क्यों कहा? जहां तक मुझे महसूस होता है, कोई सामने से जा रहा है, आपने उसे देखा, आपका जो मन अटक जाएगा
अरे ये कौन सा डिजाइन पहन रखा है, कैसा शरीर है इसका, सूट पहन रखा है, कुर्ता पजामा पहन रखा है, अमीर है कि गरीब है, फटे हाल कपड़े हैं कि सूटेड बूटेड है। तो ये चीजों का जन्म नहीं होगा अगर नीचे ही देखते रहोगे तो। प्रतिक्रिया नहीं आएगी ना कोई भी मन से। मन को संतुलित करने की व्यवस्था बताई उन्होंने, जमीन पे देखो, और किसी ना किसी चीज आपके अंदर चिपक ही जाएगी, फिर कोई ना कोई भूत चिपक जाएगा इच्छाओं का। आपने देखा मार्केट में जब जाते हैं, हमें कुछ और चाहिए, हम लेके कुछ और आ जाते हैं। ओह कितनी बढ़िया शर्ट है, ले लो ले लो ले लो, ले आए कुछ और, जरूरत नहीं थी पर ले आए। कहां से आती है, आवश्यकता से नहीं आ रही ना ये शौक से आ रही है, शौक। नहीं, हमें बड़ा शौक है, ठीक है, वार्डरोब में अच्छे अच्छे कपड़े होने चाहिए, ओके, तो हाँ शौक भाई, शौक नहीं है। शौक लग रहा भैया है। जब पहली बार शौक टूटा था ना, तो एक बार तो ऐसे बड़ा डिप्रेशन सा आया था, बड़ा झटका लगा था कि अच्छा मतलब हम मार्केट आएंगे, सब कुछ देखेंगे और हम खरीदेंगे कुछ नहीं। मतलब क्या यही हमारी लाइफ रह गई है? अब हंसी आती है उस इंस्टेंस को भी सोच के। मतलब मैं मॉल में गई और सब देखा वेखा, और फिर ऐसे मतलब अंदर आया कि नहीं, जरूरत तो नहीं है तो नहीं खरीदना। तो ठीक है, वैसे के वैसे वापस आ गए। लेकिन 2-4 दिन तक उसका इम्पैक्ट रहा। काफी पुरानी बात हो गई, पर अब हंसी भी आती है। अब होता क्या है, आप जा रहे हैं, हाँ क्या बढ़िया चीज, जरूरत नहीं है, अंदर से आवाज आ रही है, ले 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 ले, आई जा रही है, रोक नहीं पा रहे भैया, ले ले चल, खत्म कर किस्सा। ऐसे आती है ना, ले ले, नहीं मिलेगी फिर, पता लगा ला तो ली, घर में ला के पता लगा 1 महीने तक तो पहनी ही नहीं, क्योंकि आवश्यकता तो थी नहीं उसकी, बस ले आए, बड़ा अच्छा डिजाइन है। फिर क्या होगा, ओ कभी कहीं जाएंगे तो पहन लेंगे, ले लो पहले। ये ये करने में कोई बुराई नहीं है। फिर मैं आऊंगा इस मेन चीज पे, ऐसी चीजें भी लेने में कोई बुराई नहीं, कब, जब आप अवेयरनेस लेवल पे वहां पहुंच चुके हो, मुक्ति की अवस्था में। हम्म, आप पहले के मुक्त हो, 7 स्टेप पूरे हो आप जाए। मुक्त हो, लेकिन अब आपको इस संसार में मजा आने लग रहा है, फिर सब अच्छे से भोगो संसार को। लेकिन लेकिन ट्रेजेडी कब हो जाती है, जब इवॉल्व तो हुए नहीं, इनमें ट्रैप में फंस गए, वहां प्रॉब्लम है। आप 10,000 सूट खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद राजसिक जिंदगी जियो, लेकिन आप इवॉल्व हो चुके हो, ये ट्विस्ट है। पर भैया अब उतना वो पहनने का भी दिल नहीं करता। मतलब खरीदने का अब इसलिए अपने आप कम हो गया, क्योंकि पहले तो खरीद लेते थे जो आपने कहा। अब पहनने का भी दिल नहीं करता उतना, जो भी पहन लिया, जो सामने आ गया वो पहन लिया हाँ ऐसा। बिल्कुल, लेकिन बात वही है ना, क्यों नहीं दिल तो करता, अब खरीदने की क्योंकि क्यों कर रहा था मन, मन था, मन में इतनी सारी वैरायटी है, देख देख के वैरायटी और पैदा हो रही है मन के अंदर, उस वैरायटी को सेटिस्फाई करने के लिए आप शॉपिंग 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 शॉपिंग, इतनी सारी शॉपिंग कर लेते हो, अनवांटेड शॉपिंग कर लेते हो। मैंने तो, हमारे यहाँ तो ऐसा मजेदार सीन होता है, अब बच्चों को, मम्मियां जो है बच्चों को ड्रेस खरीदाने गई, पता लगा बच्चों की तो 2 ड्रेस आई, खुद 4 साड़ी ले आई। खुद के लिए नहीं जा रहे थे, लेकिन बच्चे कम, बच्चों कह रहे मम्मी मेरी शॉपिंग के लिए आए थे कि तुम अपनी शॉपिंग के लिए आए थे। ये हालत होती है क्योंकि मन का झंझट पड़ा हुआ है। अब जब आप जागरूक हो जाते हो, आप इवॉल्व होने के रास्ते पे चलने लगे,
तो आपकी अंदर कुछ है ही नहीं, मन घटता जा रहा है, मन रिड्यूस हो रहा है। वही तो आपको शॉपिंग करा रहा था। अब मन का अस्तित्व, बेचारा मन तो कमजोर हो गया, तो कहाँ उसके अंदर ये उठेगा। अब जैसे कोई बहुत बूढ़ा हो, 90 साल का, आप उससे एक्सपेक्ट करोगे वो काम कर देगा कोई? मन बेचारा बिल्कुल सूख के काटा हुआ जा रहा है, वो क्या शॉपिंग कराएगा आपको? मन सूखने लग गया ना, मन की हेल्थ खराब होने लगी अब, तो उसके अंदर इच्छा ही नहीं बची कि यार ठीक है रहने दो, मुझे पड़ा रहने दो भाई, मेरे से अब कुछ नहीं कहो। यह मन भी थक गया अब कि ना ना मेरे बस की नहीं है अब, क्योंकि उसका अस्तित्व घटा दिया आपने। आपने भैया उन्नत होते होते क्या? मुक्त होने के बाद जब हम खरीदते हैं, मतलब तब मन के हिसाब से नहीं होता वो। जैसे आप कह रहे हो ना, राजसिक जीवन हम जी सकते हैं आज से अगर हमारे पास उपलब्ध है। अगर हमें वो चीज उपलब्ध है तब हम उसको जी रहे हैं, संसार में जी रहे हैं। जैसे अभी कुछ एपिसोड्स पहले ये सब बात हो रही थी कि संसार में हम भोग सकते हैं, भोग ही रहे हैं, मतलब हर चीज को। अगर हमारी मुक्त है चेतना, हम उसमें फिर नहीं होगी तो दुख नहीं होगा हमको, है तो उसको आप अच्छे से एंजॉय कर पा रहे हो। फिर तो आप कहोगे मैं किसके लिए छोड़ के जाऊंगा, खाओ पियो मजे करो। आप तो फिर मतलब तो ये वाली, एंजॉय करो उसको। मैं इतना इकट्ठा कर रखा है, करोगे क्या? बच्चे भी अपने उसमें पैरों पे खड़े हुए हैं मान लो, तो फिर आप कहते हैं छोड़ मजे करो यार, कहाँ हो गया, हमने बड़ा बचा बचा के बहुत जीवन जी लिया, अब इसे निपटाओ। वो उपलब्धता पे डिपेंड पर करता है, मतलब आप मुक्त उसमें, होने के बाद। पर आप उन चीजों में अटैच नहीं हो, यू आर जस्ट हाँ, एंटरटेनिंग योर सेल्फ, कि चलो ले लो कोई बात नहीं, छोड़ो। और आपको कोई ऐसा इंटरेस्ट भी नहीं है, बस ले लिया, ठीक है, फिर सोचा चलो वहां पहन लेंगे जब जरूरत पड़ेगी, पर उसमें चिपक नहीं है। फिर आदमी कल्पना नहीं कर रहा। पहले वाली कंडीशन है, पता है क्या होता है? शॉपिंग करने जा रहा है इंसान, ठीक है, खुश हो रहा है। और वो कपड़े देख के कल्पना कर डाली, तूने पहन रखे हैं, वहां गया है, ऐसा लग रहा है, यहां तक पहुंच गया वो। और मेरे रिश्तेदार हैं, उनको दिखाऊंगा, उनके पास ये नहीं है, मैं ये लाया हूं स्पेशल। मतलब अभी तो खड़ा है, अंदर भी नहीं घुसा, तब तक वहां पहुंच के गया। फिर इसको रियलाइज करने के बाद फिर दुकान में घुसता है वो। आज ऐसी स्थिति भी है, पूरी कल्पना कर डालता है, पहन पहन के खड़ा है, चार रिश्तेदार तेरे आसपास हैं, और वो तारीफ भी कर रहे हैं, क्या चीज ले आए, हा हा हा। तो ये होती है कहानी। भैया भैया इसमें मेरी एक क्वेरी हो रहा है कि अगर हम वापस शरीर पर आए, मुक्त अवस्था के बाद क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स बॉडी हमारी कम हो जाती है, फिर हम तब जी लें जैसे जीना चाहते हैं, या इट्स स्टिल द प्रायोरिटी? नहीं नहीं, कम नहीं होती है, बल्कि आप उसे ठीक ठाक रखने लगते हो, तो इसलिए ऑटोमेटिकली कम हो जाती है जिम्मेदारी। भाई ये बेचारा ठीक ही रहने लगा, अब इसकी ज्यादा देखभाल करने की इतनी जरूरत ही नहीं बची। आपने इसे ट्यून्ड कर लिया ना। अब जैसे गाड़ी है, आपको इसे चलानी है, 10,000 किलोमीटर चलती है, एक बार उसमें लुब्रिकेटिंग ऑयल सर्विस वगैरह कराने के बाद, अब आपने सर्विस वर्विस करा दी शरीर की पूरी ठीक, अब अपना ठीक है मजे लो इसके, उसमें क्या दिक्कत है? फिर भोगने का रस आता है, सही मायने मजे में लेने के भोगना होता साथ वही मतलब वही हुआ कि मजे लेने हैं तो मेंटेनेंस तो साथ साथ करवानी ही है। पड़ेगी आपको। एग्जैक्टली, आपको मेंटेनेंस तो उसकी रखनी है। बिल्कुल। आप देखिए कि जो अभी लोग, अभी अभिनीत कह रही थी ये सारा तुम्हारे चक्कर में ही हो रहा है। तुम जो ये कोल्ड ड्रिंक पी जाते हो और ये सब इधर उधर करते हो। क्या आज क्या क्या, सारा सेशन दोबारा बताइए संजीव जी। अभिनीत अभिनीत कह रही थी भाई ये सारा सेशन तुम्हारे चक्कर में ही हो रहा है। जो अच्छा। तुम अ, कभी ये ले लेते हो, कभी वो कोल्ड ड्रिंक पी जाते हो, कभी कुछ कर जाते हो। तो थोड़ा सा अब रिस्पाइट आ गया कि भैया ये सब चलता है, अलाउड है। नहीं, नहीं, आज शाम को ही जो मैं इनको बोल रही थी कि भाई इतनी कोल्ड ड्रिंक्स मत पिया करो तो मैं उसी इसको पे चल। रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, आप गलत समझ रहे हो। मैं शॉपिंग की बात कर रहा था, शरीर की बात नहीं करी मैंने कि इसमें कोल्ड ड्रिंक डाल लो। हाँ, महीने 6 महीने में आपने कहा चलो थोड़ा सा
एक फ्रेंड के नहीं नहीं, साथ। बहुत कम इक्का दुक्का, बहुत कम दिखता है। कोल्ड ड्रिंक तो पॉइजन है बॉडी के लिए, इंटेस्टाइन के लिए पॉइजन है लिटरली, इंटेस्टाइन के लिए, बोन्स के लिए लिटरली पॉइजन है। हाँ कभी कभार इतना सा आपने वैसे ही टेस्ट चेंज करने के लिए लिया, दैट इज, उसे हम कोल्ड ड्रिंक पीना नहीं कहते। कोल्ड ड्रिंक पीना का मतलब ये होता है डेली पीते हैं लोग, बच्चों का तो हाल मैं कहता हूँ इतना दुर्गति करते हैं, इतना पीते हैं कोल्ड ड्रिंक। मेरा एक भतीजा है, वो एक एक 1.5 लीटर बोतल एक साथ पी जाता था कोल्ड ड्रिंक में। उससे कहता क्या तू शत्रुता अपनी शरीर से निभाता है? कह रहा चाचा कुछ नहीं होता। मैंने कहा जब होगा ना तो फिर हो ही जाएगा बस। आप इसे किसी भी चीज में डाल के देख लो, हर चीज को गला देगी कोल्ड ड्रिंक, गला देती है। एसिड होता है। हाँ पूरा एसिड है, पूरा एसिड है। वो दांत डाल के दिखाया था एक बार डॉक्टर ने, टूथ गल गया, 3 दिन में गायब हो गया, डिजोल्व हो गया पूरा दांत कोल्ड ड्रिंक के अंदर। तो फिर इंटेस्टाइन तो बहुत नाजुक सी आइटम है। कोल्ड ड्रिंक ज्यादा पीने वालों को उसमें सुराख तक हो जाते हैं, इंटेस्टाइन में होल्स हो जाते हैं उसमें, जैसे टाइफाइड में होते हैं। साल्मोना टाइफी बैक्टीरिया भी सुराख करता है जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है इंटेस्टाइन में, और ये भी सुराख करती है अगर ज्यादा पीना शुरू कर दिया तो। इंटरनल ब्लीडिंग ये कोल्ड ड्रिंक के देन है, पता भी नहीं चलता, खा जाती है कोल्ड ड्रिंक बुरी तरीके से। और दूसरी खतरनाक चीज ये है कि कोल्ड ड्रिंक में सोडा होता है। सोडा इज नन बट कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे एक्सक्रीट करना है उसे हम पी रहे हैं। है नहीं उल्टी बात? कार्बोनेटेड ड्रिंक बोलते हैं ना भैया इसको। कार्बोनेटेड तो है ही, कार्बन डाइऑक्साइड भी है उसमें सोडे के रूप में। हाँ, हमारी बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए होती है और हम ले रहे होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल कार्बन रिवर्स है। डाइऑक्साइड ले रहे हैं, यस। और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं हम, वही चीज हम ले रहे हैं, अंदर जा रही है। और इतनी सारी चीनी होती है, इतनी चीनी होती है 250 ml में। मैं समझता हूँ 10 चम्मच चीनी होगी एटलीस्ट, 10 स्पून 250 ml में। तो इसलिए बोन्स का कांड कर देती है वो।